हाई कोर्ट का स्मोक के हवाले से बड़ा ऑर्डर। ताहुक्म इंसानी हर हफ्ते तमाम तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। स्कूल्स जुमा हफ्ता इतवार के रोज बंद रहा करेंगे। प्राइवेट इदारों के मुलाजिमीन को 2 रोज घर से काम का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलूदगी का बायस ईंटों के भट्टे मस्मार करने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की हिदायत। सेक्रेटरी माहौलियात को तरमीमी मसवदा पेश करने की हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। आपको बता रहे हैं हाई कोर्ट का स्मोक के हवाले से बड़ा ऑर्डर। ताहुक्म सानी हर हफ्ते तमाम तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। स्कूल जुमा हफ्ता इतवार के रोज बंद रहा करेंगे। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को 2 रोज घर से काम का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलूदगी के बायस ईंटों के भट्टे मस्मार करने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद। सेक्रेटरी माहौलियात को तरमीमी मसवदा पेश करने की हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा जुमा तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट का स्मोक के कंट्रोल के लिए हफ्ते में 3 रोज स्कूल बंद करने का हुक्म। स्कूल उस्ताज़ा और वालिदैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। प्राइवेट स्कूल अलायंस के जाहिद भट्ट कहते हैं तालीमी इदारे बंद रखने से पार्क और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ेगा, जहां स्मोक का खतरा स्कूलों से ज्यादा है, जबकि कोरोना के बायस तालीमी इदारों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। बात करेंगे इसी पर जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, सर्दी के साथ साथ स्मोक के खतरात जो हैं वो मंडला रहे हैं और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के साथ साथ तालीमी इदारों को बंद करने के हवाले से एक फ़ैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। इतवार की छुट्टी तो पहले ही होती है, अब जुमा और हफ्ता को भी तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे और इस हवाले से अदालत ने फैसला सुना दिया है, जिस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और यकीनी तौर पर तालीमी हलकों की तरफ से इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही कोविड की वजह से एक लंबा अरसा हमारे तालीमी इदारे बंद रहे, बच्चों का बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान हुआ। अब दोबारा से अगर हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे तो यकीनी तौर पर इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के पैटर्न शाहिद भट्ट, उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि अब अदालत की तरफ से एक फैसला सामने आया है, जिसमें पाबंद कर दिया गया है महकमा तालीम को कि हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद रखें, स्मोक को पेश नज़र रखते हुए, ताकि ट्रैफिक कम होगी सड़कों पर, बच्चों के आने जाने ट्रांसपोर्ट पर जो उससे पैदा स्मोक होती है और स्मोक के जो असरात हैं उनको बच्चों को बचाने के लिए ये कहा जा रहा है अदालत की तरफ से। क्या कहते हैं, तालीमी इदारे पहले ही काफ़ी सफ़र कर चुके हैं कोविड की वजह से, अब दोबारा ये फैसला आया हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे, क्या समझते हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जहांगीर। देखें, किसी भी कौम की तरक्की के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो तालीम है। ये इंसान को जहालत के अंधेरों से निकाल कर तरक्की के सफ़र पर रोशनी की तरफ लेकर चलती। लेकिन बातें सभी करते हैं, लेकिन बात ये होता है कि उस पर अमल कितना किया जाता है। जैसे आपने कहा, कोविड से बड़ी मुश्किल से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो उसको संभलने का मौका मिल रहा है इस वक्त, और आपने उसके रिज़ल्ट्स भी देखे कि कितने गंदे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मैट्रिक के आए, फर्स्ट ईयर के आए, सेकंड ईयर के आए। आप लोगों ने उस पर प्रोग्राम्स किए। हम अदारों में बहुत परेशान हैं कि भाई इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को चेक करना चाहिए। इस वक्त यूनिसेफ के मुताबिक जो हम स्पेंड कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर, जीडीपी का, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2%, विच इज़ टारगेटेड टू 4%। तो 2% आप अपने जीडीपी का जो है वो सिर्फ एजुकेशन पे दे रहे हैं, तो उसको एक समझ जाना चाहिए इंसान को कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी एक प्रायोरिटी रखती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो उसी हिसाब से ये लोगों के एटीट्यूड बनते हैं, अदारों के एटीट्यूड बनते हैं, उसी हिसाब से प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट होती हैं। जहाँ तक स्कूल्स बंद करने का है 3 दिन, तो देखें, स्मोक का टाइम होता है रात के वक्त, कि ज़्यादा वो असर के बाद और मगरिब के दरमियान, और जैसे जैसे रात ढलती जाती है ट्रैफिक कम होती है और वो स्मूथनेस आती जाती है। वंस द स्टूडेंट्स आर इनसाइड ऑफ द स्कूल, देयर इज़ नो स्मोक इन इट। वो बाहर सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हाँ, अगर सुबह में फिर भी कोई प्रॉब्लम किसी को है, हम कोरोना में पीपल आर वेरी यूज्ड टू यूज़ द मास्क, तो वो मास्क लगा कर स्कूल में आ सकते हैं। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि स्कूल स्मोक से कोई इफेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत। शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा साल अप्रैल में होने का इम्कान। साबिक बल्दियाती इलेक्शन कमीशन के ऐलान को खुश आइंद करार दे दिया। कहा जितनी जल्दी हो सके इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मिलने चाहिए। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा बल्दियाती नुमाइंदगान का क्या मौक़िफ़ है? जब बात करें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो अच्छी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस किया गया है कि अप्रैल के जो आखिर में अप्रैल 2023 के आखिर में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बड़ी साहब, क्या लगता है आपको बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे अगले साल? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जनाब 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर जगह ते हर मुश्किल वक्त ते हर स्टेज ते हर फोरम ते 41 वाले ये जनाब उत्थे पहुँचे ने। मैं इलैक्शन के हवाले ने जनाब उन्होंने गल की है तो मैं ना कि इलैक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि ये छोटे नुमाइंदे ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਿਆਤੀ नुमाइंदे ने, चेयरमैन ला लो, कौंसलर ला लो, महल्ले वाइज ये सारे ਜਿਹੜੇ डेवलपमेंट के काम ने और सफाई के काम ने, ये बड़ा अच्छा निज़ाम है कि ये चलना चाहिए। तो मैं ना मेरा मतलब है कि मैं इलैक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया तो बहुत अच्छा लिया। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। जंग में क्रशिंग का आगाज न करने पर डिप्टी कमिश्नर इन एक्शन, शकरगंज शुगर मिल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। क्रशिंग सीजन वक्त पर शुरू ना हो सका, शुगर मिल्स के खिलाफ जिला इंतजामिया की कार्रवाई। शकरगंज 1 और शकरगंज 2 शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान जिला इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। गन्ने की क्रशिंग ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, क्या कहना है डिप्टी कमिश्नर का? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से इस हवाले से फैसला किया गया था कि नवंबर में ही जो गन्ने की क्रशिंग है उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। ताहम जंग की दीगर शुगर मिल्स के अंदर जो है वो क्रशिंग किसी तौर शुरू हो चुकी है, लेकिन शकरगंज का यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों में क्रशिंग ना शुरू होने की वजह से जिला इंतजामिया ने एक्शन लिया है और शकरगंज 1 और शकरगंज 2 के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर किया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चूंकि केन कमिश्नर की हैसियत रखते हैं जिला झंग के अंदर, उन्होंने अपनी मुद्दत में जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया है और इनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानब जो काश्तकार तंजीमें हैं उनका अभी भी यही कहना है कि जो गन्ने की क्रशिंग का मामला है वो खासा स्लो है, जिसके सबब जो गन्ने की क्रशिंग बर वक्त नहीं हो पा रही। एक तरफ गंदम की बुवाई जो है उसको ताखीर का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब जो गन्ना है वो अपना वजन कम कर रहा है, जिस वजह से काश्तकार को जो है वो खासा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जी, शकरगंज यूनिट 1 और 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आईजी पंजाब फैसल शाहकार सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस एडवाइजर बराए पीस ऑपरेशंस मुंतखब। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकरीरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने फैसल शाहकार की अक़वाम मुत्तहिदा में तकर्री की मंजूरी दी। फैसल शाहकार को अक़वाम मुत्तहिदा ने पुलिस एडवाइजर बराए पीस ऑपरेशन सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मुंतखब किया। आईजी पंजाब फैसल शाहकार पंजाब हुकूमत की मंजूरी से रुखसत पर हैं। फैसल शाहकार का तकर्रुर उनकी रिटायरमेंट 29 दिसंबर 2024 तक किया गया है। आपको बताते चलें, आईजी पंजाब फैसल शाहकार सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस एडवाइजर ब्राए पीस ऑपरेशंस मुकर्रर। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकरीरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, डीआईजी जेल खाना जात फैसलाबाद सईदुल्लाह गोंदल का तबादला। सईदुल्लाह गोंदल को डीआईजी जेल खाना जात रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। सईदुल्लाह गोंदल डीआईजी फैसलाबाद की जिम्मेदारी भी सर अंजाम देंगे। आपको बता रहे हैं, डीआईजी जेल खाना जात फैसलाबाद सईदुल्लाह गोंदल का तबादला। सईदुल्लाह गोंदल को डीआईजी जेल खाना जात रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। सईदुल्लाह गोंदल डीआईजी फैसलाबाद की इजाफी जिम्मेदारी भी सरअंजाम देंगे। आपको बताते चलें, डीआईजी जेल खाना जात फैसलाबाद सईदुल्लाह गोंदल का तबादला। सईदुल्लाह गोंदल को डीआईजी जेल खाना जात रावलपिंडी तैनात।
सईदुल्ला गोंदल डीआईजी फैसलाबाद की जिम्मेदारी भी सर अंजाम देंगे। सईदुल्ला गोंदल डीआईजी जेल खानाजात रावलपिंडी तैनात कर दिए गए। सईदुल्ला गोंदल की रावलपिंडी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डीआईजी फैसलाबाद की इजाफी जिम्मेदारी भी सर अंजाम देंगे। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से, मौजूदा हमारे साथ। तैयब, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डीआईजी जेल खानाजात फैसलाबाद रीजन सईदुल्ला गोंदल को तब्दील करके डीआईजी जेल खानाजात रावलपिंडी रीजन तैनात कर दिया गया है और इस हवाले से महकमा HNGA की जानब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और इसी के साथ साथ उनके आर्डर में ये भी तहरीर किया गया है कि फैसलाबाद में अगले डीआईजी की तैनाती तक सईदुल्ला गोंदल ही फराइज की जो उसका काफी चार्ज है उसको लुक आफ्टर करेंगे। आज से चंद हफ्ते कबल इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी जानब से अडयाला जेल का जब दौरा किया गया तो वहां पर पेचीदगियां सामने आई थी, जिन पर सईदुल्ला गोंदल की सरबराही में कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने बहुत सारी सिफारिशात अडयाला जेल के हवाले से चीफ जस्टिस को और हुकूमत पंजाब को भिजवाई थी। उन पेचीदगियों को दूर करने के लिए खास तौर पर सईदुल्ला गोंदल को स्पेशल वहां पर तैनात किया गया है और उनको यह हिदायत की गई है कि अडयाला जेल में जितने भी पेचीदगियां और जितने भी बेज़ाब्तियां हैं उनको फौरी तौर पर दूर किया जाए और इसी के साथ साथ फैसलाबाद का अजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। वो फैसलाबाद में भी डीआईजी को जेल खानाजात की जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में डिवीजन के सबसे बड़े हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मुबशर हसन नकवी जी। मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। महकमा स्पोर्ट्स को ये बिल्डिंग जो है वो 30 जनवरी तक हैंड ओवर कर दी जाएगी। इंतहाई खूबसूरत हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो अब बनने जा रहा है। बिलाशुबा ये ऐसे खिलाड़ी जो दूर दराज से खेलने के लिए आते हैं यहाँ पर उनको अब बेहतर मौके मिलेंगे। इसी वाले से हॉकी के कोच हैं खबर जवेद साहब, उनसे बात भी करते हैं। और सर आप बताइएगा कि कहाँ तक ये काम इसका पहुँच चुका है, हम इसको देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आए सर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे इनके साथ ये डबल ऑफिशियल रूम्स है, ये डबल बेड के रूम है और ये तकरीबन 10 कमरे हैं जो इसमें तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 90% तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका। इधर जाए, ये देखें, ये हमारा डाइनिंग हॉल है। इसमें उन्होंने 7 स्नूकर गेम्स, बिलियर्ड गेम वगैरह बच्चों के लिए रेस्ट है। इसके साथ ही इन्होंने डाइनिंग हॉल है, अपना किचन है, लॉन्ड्रीज है और मस्जिद है। मस्जिद ऊपर इनके मस्जिद बन रही है। ये तकरीबन अभी 28 कमरे मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी जो उसके फेज़ 2 में होगा वो ऊपर कमरे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि 30 जनवरी तक जो हमें ज़रूर हैंड ओवर कर देंगे। जी, इंतहाई खूबसूरत हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो अब बनने जा रहा है। सर ये भी बनेगा तो इससे जो खिलाड़ी हैं उनको फ़ायदा क्या होगा? जी बिल्कुल, ये इधर टीमें आएंगी, इधर इवेंट होंगे। अब क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो रहायश की होती है, जो पूरे ज़िले में बल्कि पूरे डिवीज़न में नहीं है रहायश का, तो इससे काफ़ी मसला होगा और बच्चों को ज़्यादा सहूलत मिलेंगी इधर खेलने के लिए। इस तरह का हाई परफॉर्मेंस सेंटर पूरी डिवीजन में कहीं और है? जी नहीं, पूरी डिवीजन में कहीं और नहीं है। इसमें मस्जिद है, इसमें जिम बड़ा अच्छे लेवल का बन रहा है, इसमें इंडोर गेमों का सिलसिला है, ऑफिस है, ये बड़ा अच्छा स्टेट बन रहा है। जी जी बिल्कुल, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में कहा जा रहा है कि डिवीजन का सबसे बड़ा और वाहिद ये परफॉर्मेंस सेंटर होगा जिसकी तामीर जो है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। तहम महकमा स्पोर्ट्स जो है वो 30 जनवरी तक महकमा बिल्डिंग से इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी। बैंकों का इंपोर्टर्स के लिए मजीद LC खोलने से इनकार। पहले से मंगवाए गए कंटेनर्स भी बहाल नहीं किए जा रहे। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। पाकिस्तान के पूरे खित्ते में दीगर ममालिक के साथ जो तिजारती रवाबित हैं वो इस वक्त कमजोर से कमजोर होते चले जा रहे हैं। LC खुलवाने तक की अब परमिशन जो है बैंक इंपोर्टर्स को नहीं दे रहे हैं। इंपोर्ट जो मुकम्मल तौर पर बैन कर दी गई है और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी इंपोर्ट कंटेनर्स हैं उनको भी बहाल नहीं किया जा रहा है। इंपोर्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, जो मशीनरी यहाँ पर चल रही है, जो भारी भरकम मशीनरी यहाँ पर चल रही है, उनके पुर्जे किस तरह से मंगवाए जाएंगे, अगर नहीं मंगवाए जाएंगे तो कब तक जो ये मशीनें जो है वो काम कर सकेंगी और डेडलाइन क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर हैं। गुफ्तगू करते हैं उनसे, जानते हैं इस वाले से क्या कहेंगे। राना साहब बताइएगा, अगर आपके पुर्जे मशीनों के नहीं आते हैं, कितनी हद तक ये मशीनें जो है वो चल जाएंगी और किसके बाद नहीं चल सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सब हमारा यहाँ रॉ मटीरियल का, पुर्जों का, मशीनों का मामला है, ये 100% जो है इम्पोर्ट आइटम है।
यहाँ एक सुई तक भी पाकिस्तान में नहीं बनती। हम तो इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं कि अगर एक दिन भी हमारा कंटेनर वहां पे रुक जाता है तो हमारे पास इतना स्टॉक यहाँ पे होता ही नहीं है कि हमारी मशीनें चलाई जा सकें। यहाँ आपको मैंने पिछली दफा भी बताया था, एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की वजह से 20-20 दिन मशीन बंद है, क्योंकि कंटेनर हमारे वहां पे फंसे हुए हैं। 3-4 माह से कंटेनर फंसे हैं, गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही। इन्होंने कहा था जी 1 लाख तक की एलसी क्लियर कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ दावे थे। अब तो सूरत हाल ये बन गई, इतना बड़ा अलमिया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की भी एलसी खोलने की परमिशन नहीं दे रहे। अगर ये वाली सूरत हाल मुल्क में है, आप डॉलर बचाने के लिए ये वाले सारे मामला कर रहे हैं, तो मुल्क को बचाएं। बैंकों का इंपोर्टर्स के लिए मजीद एलसी खोलने से इनकार। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एफबीआर की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार रोकने के लिए इकदाम। टैक्स गुजारों की डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चरर से तस्दीक की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स में फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस को रोकने के लिए कवानीन में सख्ती करने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से चूँकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस के ज़रिए सेल्स टैक्स चोरी की जाती है, तो उसके लिए ऐसे वो तमाम अफराद जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनकी टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के लिए मज़ीद सख्ती की जाएगी और सिर्फ उन्हीं अफराद को या उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाएगा जो कि मुतलका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जिनकी तस्दीक होगी। उसके लिए एफबीआर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की फहरिस्त हासिल करेगा और फिर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी तस्दीक जो है मुतलका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी की जाएगी, पैदावारी यूनिट से की जाएगी कि आया कि वो शख्स जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होना चाहता है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहता है, उसका कारोबार हकीकी है और वो किस कंपनी की मसनूआत फ़रोख्त कर रहा है। अगर जो पहले से लोग रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में और डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में है, उनकी भी पैदावारी यूनिट से ये कारखानों से तस्दीक की जाएगी और अगर वो मुतलका कंपनियों की फहरिस्त में मौजूद ना हुए तो उनकी सेल्स टैक्स और उमैर अपडेट कर रहे थे। उमैर, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद अरशद भट्टी की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का जायजा इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आई डिप्टी कमिश्नर जंग के ज़ेर सदारत एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें CEO हेल्थ, MS, DHQ और दीगर जो है महकमे हेल्थ से अहदेदारान ने शिरकत की। मेरे साथ MS डॉक्टर इर्तज़ा शाह साहब मौजूद है। सर, बताइएगा माह नवंबर में DHQ हॉस्पिटल में डेंगू के कितने जो है वो मरीज़ दाखिल हुए, कितने मरीज़ों में डेंगू पॉजिटिव हुआ, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हमारे पास नवंबर के महीने में 48 पेशेंट्स जो है वो एडमिट हुए थे और उनमें से 8 लोग ऐसे थे जिसमें कंफर्मेशन आई थ्रू PCR के देवर डेंगू पॉजिटिव। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो हैं वो स्टेबल रहे और किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन एज सच नहीं आई। उन लोगों को आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया और हमारे पास जो है इस वक्त भी करंट स्टेटस पे 3 लोग एडमिट ज़रूर हैं और वो स्टेबल हैं। उनमें से फ़िलहाल किसी का भी डेंगू पॉजिटिव नहीं है, दे आर सस्पेक्ट केसेस। इसके अलावा जो हमारे पास प्रीवियसली पॉजिटिव केसेस भी जो आए थे, दे ऑल वर विद द ट्रैवल हिस्ट्री, उनमें से लोकल केस कोई भी नहीं था। जी बिल्कुल, इस टाइम भी 3 मरीज जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। बहुत शुक्रिया वसीम। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद ने डिस्ट्रिक्ट सनअत-ए-ज़ार कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सनअत-ए-ज़ार में तालिबात को सिखाए जाने वाले इल्म फ़नून की तफसीलात पर ब्रीफिंग ली। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद ने डिस्ट्रिक्ट सनअत-ए-ज़ार कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सनअत-ए-ज़ार में तालिबात को सिखाए जाने वाले इल्म फ़नून की तफसीलात पर ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद का डिस्ट्रिक्ट सनअत-ए-ज़ार कॉम्प्लेक्स का दौरा डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शहबाज खान और मैनेजर सनअत-ए-ज़ार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लास रूम्स का दौरा किया। मजीद जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा।
آج ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے سنزار سنیوٹ کا وزٹ کیا ہے اور وہاں پہ بچیوں کو دستکاری اور مختلف ہنر سکھائے جا رہے ہیں. اس بارے میں انہوں نے کمپلیکس میں موجود جو سیکھنے والی طالبات ہیں ان سے دریافت کیا. اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہنر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی ہنر مند بنانا معاشرے کی بہتری کی علامت ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ صنعت میں مزید نئے کورسز بھی شروع کیے جائیں گے تاکہ خواتین جو ہے خود مختار ہو سکیں, اپنا کام کر سکیں اور روزگار کما سکیں. اس موقع پر جو صنعت زار کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, جو انتظامیہ, انہوں نے بھی صنعت زار کے امور کے بارے میں ان کو بریف کیا. جی وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آل پاکستان وکلا T20 کرکٹ چیمپئن شپ میں ڈسٹرکٹ بار 11 اور ججز 11 کے مابین ٹاکرا جاری. چیمپئن شپ جو ہے وہ اس وقت اقبال اسٹیڈیم میں جاری ہے, جس میں آج ایک دوستانہ میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں ڈسٹرکٹ بار 11 اور جج 11 کے جو جج ہیں وہ یہاں پہ گراؤنڈ کی زینت بنے ہوئے ہیں. اور ابھی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جج صاحبان نے موجودہ 8 اوورز میں 98 رنز کا جو ہے وہ ہدف دیا ہے, جبکہ وکلا کی ٹیم جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر بیٹنگ کر رہی ہے, جس میں ڈسٹرکٹ صدر بار جو ہے وہ بلال اشرف بسرا وکٹ کے اوپر موجود ہیں, جبکہ مختلف ججز جی بھی وہ بھی بیٹنگ جو ہے وہ کروا رہے ہیں اور بیٹنگ بھی کر چکے ہیں. ڈسٹرکٹ بار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد بشیر جو ہے اور اس کے ساتھ سینئر سول جج احسن یعقوب ثاقب, ایڈیشنل سیشن جج راجہ شاہد ضمیر, ایڈیشنل سیشن جج منصف علی خان, ایڈیشنل سیشن جج انعام الہی اور ان کے ساتھ سول جج عبد الوحید خان, سول جج عمر دراز ہرل, جبکہ سول جج محمد سلمان سمیت مختلف وکلا جو ہیں وہ گراؤنڈ کی زینت بنے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ دوستانہ ایک میچ دیکھنے میں مل رہا ہے. کرکٹ کے جو ہے وہ آل راؤنڈ تو شوقین نہیں ہے, لیکن کوشش ہے کہ ایک دوستانہ ماحول دیا جائے جو جج صاحبان کی جانب سے بھی جو دیا جا رہا ہے, اور گراؤنڈ کے اندر وہ موجود ہیں. بڑی اچھی پہلے بیٹنگ دیکھنے میں ملی, جج صاحبان اب بالنگ کر رہے ہیں, جبکہ وکلا بھی جو ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ آج جو ہے وہ جج صاحبان کو جو ہے وہ ہرایا جا سکے. تو گراؤنڈ کافی جو ہے وہ وکلا کی تعداد سے بڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عملہ ہے عدالتوں کا, بار کا, وہ بھی گراؤنڈ کے اندر موجود ہے اور میچ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اپنے افسران اور جج صاحبان کو جو ہے وہ چوکے چھکے لگاتے ہوئے دیکھ کر ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے کلیپنگ بھی کی جا رہی ہے, تاکہ جج صاحبان جو ہے وہ جب اور ہوش اور پرجوش ہو کر جو ہے وہ گراؤنڈ میں کھیلیں. ابھی شاٹ مارنے کی کوشش کی تھی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.